बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, वो कहते हैं कि वो सियासत ही क्या कि जिसकी किसी को समझ आ जाए। मुझे लगता है कि ये मकूला शायद पाकिस्तानी सियासत के लिए ही किसी ने कहा था, क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कि कुछ समझ नहीं आती और सियासतदान किसी को भी समझ नहीं आने देते। एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है तो दूसरी तरफ एक दूसरे के ख़िलाफ़ तोपों का रुख किया होता है। यही नहीं, मुज़ाकरात की कामयाबी के भी दावे हैं और साथ ही अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों की एक रिपोर्ट या वाइट पेपर शाया कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर बानी पीटीआई से मुलाकात की बात हुई तो वो सोच समझ कर फ़ैसला करेंगे। अब मौलाना साहब क्या सोच समझ के फ़ैसला करेंगे ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। प्रोग्राम में आज इन हवालों से बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आज टेस्ट मैच में जो शिकस्त हुई है उसके असबाब क्या हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर पोलियो के केसेस में और HIV के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे और आज सबसे पहले के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब अतर काज़मी साहब और सीनियर तज़कियाकार जनाब हैदर नकवी साहब। थैंक यू वेरी मच सर आप दोनों का। सबसे पहले काज़मी साहब आपसे पूछते हैं कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मुखालफाना बयानात का सिलसिला भी जारी है, तो ये आपको क्या लगता है हो क्या रहा है? देखिए, ऑब्वियसली ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तहरीके इंसाफ को भी अगर आप देख लें, वो भी हुकूमत के खिलाफ बयानात भी दाग रही है। वो एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि जी सिविल नाफरमानी भी शुरू हो चुकी है और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसे भेजना भी बंद कर दें। तो अगर तहरीके इंसाफ ये सब कुछ जारी रखे हुए हैं तो हुकूमत की जानिब से अगर कोई तनकीद हो रही है या वाइट पेपर शाया किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर हैरत नहीं होनी चाहिए। या तो दोनों तरफ से ये मामलात रोक दिए जाते तो फिर तो हम कह सकते हैं अगर कोई एक फरीक करे तो उसके ऊपर तनकीद हो सकती है। अब मुज़ाकरात आगे क्या होंगे, क्या उसका नतीजा निकलेगा, देखिए अभी तक तो जो इनिशियल मुज़ाकरात हुए उससे तासुर ये मिला कि हुकूमत भी बददिली से बैठी हुई है तहरीके इंसाफ के साथ और एंगेजमेंट किसी ना किसी लेवल पे किसी और सतह के ऊपर भी तहरीके इंसाफ के साथ हो रही है। 2 तारीख को जो अगला इजलास होगा उसके बाद थोड़ी सी शायद सिचुएशन वाज़े हो, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये जो मुज़ाकरात थी कमेटियां बैठी हुई हैं और ये एक दूसरे से मिलेंगी दोबारा और उसके नतीजे में कोई हल निकल आएगा। फिलहाल मुझे ये लगता है कि ये मुज़ाकरात भी इस तरह चलेंगे और साथ एक दूसरे के ऊपर ये तनकीद और ये जो इस तरह आप इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं ये भी साथ साथ हमें सुनाई देते रहेंगे। नकवी साहब एक खबर दे दी है काज़मी साहब ने अपनी इस पूरे तज़किये में, वो कहते हैं कि हुकूमती मुज़ाकरात के अलावा किसी और सतह पे, आप तो जानते हैं कि किसी और सतह से मुराद क्या है, उधर से भी तहरीके इंसाफ को इंगेज किया जा रहा है। तो आपके पास क्या खबरें हैं, क्या हो रहा है? देखिए करना होगा ना, काज़मी भाई की खबर बिल्कुल ठीक है, करना होगा ना इंगेज। अगर आप नहीं करेंगे, बेसिकली जो अभी आपने इंट्रो में बात की कि एक तरफ से मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ से इल्जाम तराशी भी हो रही है, तो वो तो इसलिए हो रही है ना कि दोनों पार्टियों में ट्रस्ट जैसे वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। अब जब दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते तो दोनों साइड लाइन पर अपनी एक ऐसी एक्टिविटी को लेके चल रहे हैं कि कल को अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो एक पार्टी जब दूसरे पे इल्जाम लगाए तो दूसरी के पास भी जवाब मौजूद होगा, जी मुज़ाकरात तो हो रहे थे लेकिन हम ये बात भी साथ साथ कर रहे थे। लेकिन अतर भाई की खबर बिल्कुल ठीक है कि किसी और सतह पे भी ये बातचीत चल रही है, तहरीक इंसाफ को इंगेज रखा जा रहा है और ये तहरीक इंसाफ को इंगेज तहरीके इंसाफ की ही ख्वाहिश पे रखा जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश का इज़हार की रही है। अभी गुज़िश्ता दिनों DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तहरीक इंसाफ के ही हल्के या उनके लाइक माइंडेड लोग ये बात बार बार करते रहे, तंजन करते रहे कि आपका सियासत से क्या ताल्लुक। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि DGISPR का सियासत से क्या ताल्लुक, तो फिर वो ये क्यों बार बार कहते रहे कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ फौज से करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। सियासत में जब आप उनको खींचना चाहते हैं और जब इल्जाम तराशी उनके ऊपर करेंगे इस तरह की जिसका सियासी जुमलेबाजी से ताल्लुक हो तो फिर वो उसका जवाब भी देंगे। तो आपको ये दोनों बातें मानना होंगी कि अगर आप बार बार कहते हैं फौज से मुज़ाकरात करना है तो उनकी सियासी गुफ्तगू को भी आपको अपने सर आंखों पे रखना होगा, और दूसरे अगर आप फौज से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आपको बार बार ये बात नहीं करना चाहिए कि इनका क्या ताल्लुक है। जी काज़मी साहब और हैदर नकवी साहब, आप दोनों से एक सवाल करना चाहूँगा। पहले काज़मी साहब से पूछ लेते हैं कि सर आप दोनों ने तो जो बात की
वो तो अपनी जगह बड़ी मोतबर है, लेकिन हामिद मीर साहब जो कि एक सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार हैं, वो ये फरमाते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं बुनियादी तौर पे इसलिए हैं कि अमेरिका में जो नई हुकूमत बनने जा रही है, तो हुकूमत को या किसी और को इस बात का खदशा है कि उस हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान पे एक प्रेशर आएगा इंसानी हकूक़ के हवाले से और इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से, इसलिए इस सारे मामले को संभालने के लिए अच्छे अंदाज में इसको डील करने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं। काज़मी साहब, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, मैं मीर साहब से एग्री करता हूँ और मैंने पहले भी अर्ज किया था, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रही है उससे यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है अमेरिका, फिर हमारे उनके साथ दिफाई ताल्लुकात है और अब कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात इस नोयत के हैं कि उनको हम खराब नहीं कर सकते। और माजी में इमरान खान साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाती रही अपोजिशन कि इन्होंने अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब किए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिर आप उसका एक चीज़ देख भी रहे हैं कि जब से बाइडेन साहब की जो इंतजामिया इलेक्शन हारी है, कमला हारिस साहब और ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं, उसके बाद से कुछ चीज़ें आपको तब्दील होती भी नज़र आ रही हैं। नई आने वाली जो इंतजामिया है उसके जो शख्सियात इंपॉर्टेंट उसकी जो शख्सियात हैं उन्होंने ट्वीट्स वगैरह करनी शुरू कर दी हैं। तो इस नोयत की यहाँ पे हरकतें हो रही हैं कि हर चीज़ की हम वहाँ पे शिकायत लगा रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ के उधर जो ट्रंप इंतजामिया के आने से मामलात यहाँ पे तो यकीनन तब्दील होंगे, उस पर कोई असर पड़ेगा। पर एंड ऑफ द डे देखें, ये हमारा मसला है इमरान साहब, इसको हमने हल करना है। जब तक हम ये इस तरह करते रहेंगे कि जी हम उनको शिकायतें लगाएंगे, किसी और को शिकायतें लगाएंगे, ये मामलात हल नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जनाब इदारों के ऊपर इस किस्म की तनकीद शुरू कर दें कि जिससे खुदा न खास्ता जो है वो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल खड़े हो जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। सारी सियासी जमातों को देखने की ज़रूरत है कि अगर आपने किसी को खुश करना है तो पाकिस्तान की आवाम को खुश करें और आईने पाकिस्तान के मुताबिक चीज़ों को लेके चलें और मामलात अपने मुल्क में हल करें। जी नकवी साहब, आप भी हामिद मीर साहब की उस बात पे भी तबसरा कर दें और साथ ये भी इस बात पे भी ज़रूर तबसरा करें जो नकवी साहब ने या अभी काज़मी साहब ने कहा है कि आप PTI वाले जो तो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट और अमेरिका के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते थे। जो हामिद मीर साहब वाली जो आपने बात की है वो ये है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जाहिर है अगर मुज़ाकरात आइंदा अमेरिका में आने वाली जो हुकूमत है उसको पेश नज़र रख के किए जा रहे हैं, तो क्या PTI को ये बात नहीं पता? PTI क्यों बैकफुट पे फिर जाएगी, क्यों मुज़ाकरात करेगी जब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि आने वाली अमेरिकन हुकूमत उनके साथ खड़ी हो सकती है? एक बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कराची वाले एक बात बड़े शौक से बोलते हैं कि मौत दिखाकर बुखार दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटी भी और जो ट्रंप के मुतालिक आने के मुतालिक बातचीत की जा रही है उसमें PTI को एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कार्ड जो है वो हुकूमत को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आगे अगले 4-6 महीने में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आनी हैं दुनिया में। जो दुनिया इस वक्त जंग की सूरत हाल का शिकार है उसके हवाले से भी, और जो चाइना और अमेरिका की आगे ट्रेड वार होने वाली है उसके हवाले से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को एक कार्ड के तौर पे अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है और उस कार्ड को इतना अभी ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है या उस कार्ड के मुतालिक इतनी हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसको मजबूर करने की कोशिश करे कि आप हमारे साथ इन शराइत पर ये बातें आगे बढ़ाएं। प्रोबेबली ये मेरा ख्याल है। काज़मी साहब, आपने ख्याल तो सुन लिया नकवी साहब का, इस पे भी ज़रूर आप कमेंट करें, लेकिन मैं आपसे पहले ये चाहूँगा कि आप इस बात पे ज़रूर कमेंट करें कि मुज़ाकरात को लेके मुस्लिम लीग नून जो है क्या वो ग्रुपिंग का शिकार है या जानबूझ के 2-3 मौक़िफ़ अपनाए जा रहे हैं? आप अताउल्लाह तारर साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को और एहसन इकबाल साहब को, इन सब को अगर आप सुने, इनकी बातें सुने, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों है? क्या जानबूझ के कर रहे हैं या वाकई उनके मौक़िफ़ जो है मुख्तलिफ तज़ाद पाया जाता है? मेरे ख्याल में अगर वो ऐसा ना करें तो उस पर मुझे हैरत होगी। सियासी जमातें जो हैं वो अपने वे आउट हमेशा रखती हैं और वो ये नहीं हो सकता कि वो तमाम अपने एग्स एक ही बास्केट में डाल दें। दूसरी बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात हुकूमत भी कर रही है ये कोई खुश दिली से नहीं कर रही। इस मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत के लिए नुकसान ही नुकसान है। अगर तहरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात कोई बेहतर हो जाते हैं तो उससे हुकूमत का तो फायदा नहीं होगा।
तो इनका तो सारा बयानिया इस चीज के ऊपर खड़ा है कि क्योंकि इमरान खान साहब इदारों पे तनकीद करते हैं, इदारों को टारगेट करते हैं, तो इस वजह से हम उनके खिलाफ हैं। तो वो अगर वहां पे मामलात बेहतर होते हैं तो हुकूमत को तो नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकराती कमेटी के अंदर ही बैठी हुई एक शख्सियत से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वहां पे भी इसाक डार साहब कोई ज्यादा इंथुजियास्टिक हमें नजर नहीं आ रहे थे, और उन्होंने कुछ बातें भी ऐसी वहां पे की जिसके जवाब में दूसरी तरफ से भी कुछ बातें हुई। तो बिल्कुल वाज़ेह है। और एक और बात मुझे 2 दिन पहले भी किसी ने कही थी और मैंने गुज़िश्ता रोज एक टीवी प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर कुछ वज़रा जो है मुज़ाकरात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना शुरू कर देंगे, और वो किसी के कहने पे कर रहे होंगे नून लीग की क़यादत के अंदर से ही। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब के कुछ ना कुछ वहाँ पे भी फिक्र है, और इसी वजह से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। नकवी साहब, आप मुस्लिम लीग नून की सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं, तो काज़मी साहब जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की ही किसी शख्सियत के कहने पे ये कुछ बयानात आएंगे तज़ादात वाले, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अभी मौजूदा सिनेरियो में, सियासी सिनेरियो में जो हालात बन चुके हैं, अगर कोई एक जमात बड़ी शिद्दत से चाहती है कि तमाम मामलात खुश असलूबी से चलना शुरू हो जाए, तो वो मुस्लिम लीग नून है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, एक तो वो हुकूमत में है, दूसरे पंजाब में अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी वज़ीर आला बनी है, ज़ाहिर है उनको एक वक्त चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। तो मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेगी कि इख्तलाफात बढ़ें और हुकूमत ख़त्म हो, या इस तरह के इख्तलाफात बढ़ें जिससे हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो। तो मुस्लिम लीग नून शायद पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा ये बात चाहती है कि हालात बेहतर हों, इख्तलाफात ख़त्म हों, आपस में साथ मिल के चलें और पाकिस्तान को आगे लेकर चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अगर जो गुजरा की बात है, तो वो काज़मी भाई की इस हवाले से जरूर प्रेडिक्शन या इंफॉर्मेशन हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून में जो 2 माइंडसेट काम कर रहे हैं, उसमें एक शायद वो चाहता है, जैसे कल ख्वाजा रसाद रफीक साहब का भी बयान आया, एक शायद ये चाहता है कि मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से हटकर बातचीत की जाए और इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड नहीं रखा जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, जो नाम लिए उन्होंने 3। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ से तजवीज़ या शिकायत सामने आ सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बड़ी शिद्दत से चाहती है कि पाकिस्तान के हालात और ये सियासी इख्तलाफात बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन नकवी साहब, यहाँ एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को एक साइड पे रख के ऐसा कोई कदम उठाया जा सकता है? नहीं, वो सिर्फ अपने आप को देखें, वो एक होता है ना कि वो एक निशानी के तौर पे ये काम करेंगे। ये बताने के लिए आगे सियासत की जब तारीख लिखी जाएगी अगले 2, 4, 5 साल में, तो कहेंगे जी हमने तो एतराज़ किया था ना, हमने तो एतराज़ किया था ना। तो ये सियासी गिमिक्स होते हैं जिसको सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं। तो मुस्लिम लीग नून का जो एक विंग है वो इसको इस तरह आगे इस्तेमाल कर सकता है, और ये बातें अब आना भी शुरू हो गई हैं, आपने देखा है। नकवी साहब, यहाँ पे एक जल्दी से इस पे भी थोड़ा सा तबसरा कर दें कि मुस्लिम लीग नून की ग्रुपिंग पे तो हमने बात कर ली, लेकिन पीटीआई में भी बड़ी ग्रुपिंग नजर आ रही है। पीटीआई में भी मामलात को उस तरह से नहीं है। देखिए, पीटीआई तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, पीटीआई सियासी जमात नहीं है। पीटीआई एक तहरीक का नाम है। जैसे कराची में एमक्यूएम की एक तहरीक चलती रही, एक ही आदमी का हुक्म चलता था और उसके नीचे बाकी सारे बराबर थे, कोई किसी से बरतर नहीं था। तो जब अब इमरान खान साहब जेल में हैं और बाकी जो नीचे के लोग हैं, जब एक दूसरे के बराबर ही अपने आप को समझते हैं, तो फिर वो बढ़ चढ़ के बात भी करते हैं, जो इख्तलाफात बनते हैं, और जब इख्तलाफात बनते हैं तो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी भी होती है। तो पीटीआई में सिलसिला चलता रहेगा। पीटीआई को इन सारे इख्तलाफात को खत्म करने के लिए साबित करना होगा, और इमरान खान साहब को भी ये करना होगा कि वो अपने नीचे की जो क़यादत है उसको इस तरह के इख्तियारात डिफ्यूट करें कि जिससे पार्टी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन नजर आए, जिसमें एक डिसिप्लिन नजर आए कि जनरल सेक्रेटरी कितना अहम है, वाइस प्रेसिडेंट कितना अहम है, दूसरे ओहदेदार कितने अहम है। लेकिन यहाँ पीटीआई में किसी दूसरे ओहदेदार की कोई ओहदेदार को तो छोड़े, इमरान खान साहब की अपनी बेगम और उनकी बहन को भी इन लोगों ने जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया, तो ये साबित करता है कि ये सियासी जमात एक ऑर्गेनाइज्ड शेप में काम नहीं कर रही। जी काज़मी साहब, नकवी साहब तो कहते हैं ये सियासी जमात ही नहीं है, एक तहरीक है और इसमें किसी की कोई हैसियत नहीं है। वैसे तो पाकिस्तानी सियासत में है ये सारी सियासत शख्सियत परस्ती है ना। इमरान खान साहब को ले लें, नवाज शरीफ साहब को ले लें, जरदारी साहब को ले लें, तो काज़मी साहब आप क्या समझते हैं, पीटीआई में ये ज़रा शख्सियत परस्ती ज़्यादा है? देखिए, इसमें इशू ये है कि अगर पाकिस्तानी सियासत में किसी की कोई हैसियत नहीं रही तो वो वोट की हैसियत नहीं रही। बाकी जिन्होंने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, जिनके सबसे ज्यादा एमएनए हैं, आप उन्हें जमात कह लें, तहरीक कह लें, लेकिन वो पाकिस्तानी सियासत की एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई भी जो है जुठला नहीं सकता।
दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जमात ऑब्वियसली एक केओस के अंदर से गुजरी है, और अभी भी जिस किस्म के उनको हालात का सामना है, उनकी जितनी टॉप लीडरशिप है या तो वो जेलों के अंदर है या फिर उनके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं। ऐसी सूरत में जब खान साहब को आप किसी अदालत में भी पेश नहीं कर रहे, आपने जेल के अंदर ये अदालतें लगाई हुई हैं, जब से उसको गिरफ्तार किया है किसी कैमरे के सामने उसको नहीं आने दिया, उस सूरत में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर मजबूत होती है तो इमरान खान जेल में कमजोर होता है। और यही हमारे दोस्तों से गलती हो गई, हुकूमत वालों से। अगर वो तहरीक इंसाफ को ना तोड़ते, अगर वो पूरी जमात शाह साहब को भी ना बंद करते और ये सारा इस तरह सिलसिला ना होता, तो आप देखते कि बाहर आज जमात का किरदार मुख्तलिफ होता। जमात को तोड़ दिया और जमात का कोई अहमियत नहीं रही, और इमरान खान की शख्सियत जो है वो पहले ही जमात में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अब तो उसकी वो बिल्कुल देव बन गई है। तो अगर जमात बाहर मजबूत होती है तो खान साहब जेल में कमजोर होते हैं। तो ये तो खान साहब के हक में जाता है कि बाहर जमात के अंदर भी अफरा तफरी रहे और खान साहब की अहमियत भी बरकरार रहे। और वैसे भी तहरीक इंसाफ अच्छा लगे या बुरा लगे, वो खान साहब की जात ही है, वोटर खान साहब के साथ डायरेक्ट है। और ये बात मैं नकवी साहब से 100% एग्री करूंगा कि यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है। यहाँ पे ट्विटर पे बैठा हुआ जिसके 4 फॉलोअर्स हैं, वो भी कहता है कि मैं खान का उतना ही बड़ा जो है स्पाई हूँ जितना बड़ा शेर अफजल मरवत या कोई और है। तो ये चीज तो बिल्कुल हमें नजर आती है। लेकिन नकवी साहब, यहाँ एक सवाल और भी पैदा होता है कि ये अगर सारा कुछ ऐसे ही है तो कुछ लोगों का तो ख्याल ये है कि जानबूझ के पीटीआई को ना तो पूरी तरह से क्रश किया जा रहा है और ना ही वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और ना ही उनके लिए रावी चैन लिख रहा है। उनको सांस भी दिया जा रहा है और चैन भी नहीं दिया जा रहा। देखिए, पहले तो मैं वो अथर भाई ने जो बात की वोट के हवाले से, अहमियत के हवाले से, उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। देखिए, वोट की अहमियत को अगर कोई इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है ना, या सबसे ज्यादा गजन पहुंचा रहा है वोट की अहमियत को, तो वो पीटीआई खुद है। आपके 90 के करीब अरकान कौमी असम्बली हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई भी ताकत का मुजाहिरा नहीं कर रहे। आप कोई भी ऐसा मुजाहिरा पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं कर रहे कि जिससे आपकी आवाज ज्यादा ताकतवर बन के गूंजे। फिर खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहां अवाम ने आपको वोट दिया, आपने हुकूमत बनाई, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा में बजाय इसके कि अवाम के लिए कुछ करें, जिन लोगों ने वोट दिया उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें, आप हर दूसरे तीसरे दिन हमलावर होने की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वोट की अहमियत को तो सबसे ज्यादा जो गजन नुकसान पहुंचा रहा है वो पीटीआई खुद है। दूसरी बात जो आपने देखें, ऐसा नहीं है, देखें ताकतवर, ये इस सिलसिले में ताकतवर हलकों को बहुत गलत अंदाज में अंडरस्टैंड किया गया। ताकतवर हलकों ने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया, कोई डिजाइन नहीं है कि पीटीआई को क्रश करना है। ये कल भी ये बात कर रहे थे, आज भी ये बात कर रहे हैं, 9 मई को लेकर भी ये बात कर रहे हैं, 26 नवंबर को लेकर भी ये बात कर रहे हैं कि जो आपके अंदर इंतशार पसंद अनासिर हैं, जो किसी ना किसी तरीके से इस तरह इन्वॉल्व हैं कि जिन्होंने रियासत पे हमला किया, उनका सियासत से, सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उनको सजा मिलेगी। जो लोग सियासी लोग हैं, आप देखें, आपके गौर खान साहब हैं ना, आपके उमर अयूब साहब हैं, आपके अली मोहम्मद खान साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बहुत खुल के सियासत कर रहे हैं, अपने हलकों में जाते हैं, असम्बली में आते हैं, मीडिया टॉक करते हैं। तो जो लोग इंतशार पसंद हैं, अब उनके खिलाफ तो ताकतवर हल्के कार्रवाई करेंगे ना, कैसे छोड़ देंगे? अगर इनको छोड़ देंगे तो बाकियों को भी छोड़ना होगा जो दूसरी जगहों पे इंतशार फैला रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये क्रश कर भी नहीं रहे हैं और क्रश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो नहीं कर रहा वो माशाल्लाह अपनी सियासत कर रहा है। इंतशार पसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन सियासी लोग हैं उनको स्पेस ज़रूर मिलेगी। ये कहना नकवी साहब का। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो काज़मी साहब और नकवी साहब से ये जानेंगे कि 2024, क्योंकि आज हमारा व्यू पॉइंट का 2024 का आखिरी शो है, तो इस पे बात करेंगे कि 2024 पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कैसा रहा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। काज़मी साहब, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क को सही सीमत में चलाने के लिए मिसाक़ी मईशत बहुत ज़रूरी है, ये करना होगा। तो मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उसमें आप क्या समझते हैं कि मिसाक़ी मईशत जो है वो हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, पर हमारे सामने इसकी मिसालें मौजूद हैं। आप देख लें, जो मनमोहन सिंह साहब ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी 90s में, उसके बाद जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने वो उन रिफॉर्म्स को छेड़ा नहीं, और फिर उसके नतीजे में उनको डिविडेंड्स भी मिले भारत को,
और आज मनमोहन सिंह का वहां पे जो है सरकारी सतह के ऊपर जो फ्यूनरल हुआ उसमें मोदी साहब ने भी शिरकत की, ऑल्दो के उनके कितने ज्यादा सियासी इख्तिलाफात हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को सोचने की जरूरत है। पर एंड ऑफ द डे जो औरंगजेब साहब हैं, अब वो ये बात तो कह रहे हैं और मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी भी लग रही है, पर औरंगजेब साहब जो है वो किसी सियासी जमात के तर्जुमान तो है नहीं है। इलेक्शन से पहले तक तो हमने औरंगजेब साहब का नाम भी नहीं सुना था। तो ये अगर सियासी कॉन्सेंसस करना है, मिसाके मईशत करना है, तो फिर जमातों को करना है ना। जब हाइब्रिड निज़ाम है और उसमें आपको वजीर खजाना भी मिल जाता है, वजीर दाखिला भी मिल जाता है, और इमरान खान साहब के दौर में हफीज शेख भी मिल जाता है, उस वक्त किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। तो ये इशू है यहाँ पे। अगर आपने ये मईशत को दुरुस्त करना है तो फिर आप आधा तीतर आधा बटेर नहीं चला सकते। आप दें, सियासतदानों के हवाले करें, जो आइन और कानून कहता है वो निज़ाम चलाएं, और इसहाक डार साहब चलाएं या नवीद कमर साहब चलाएं या वो असद उमर साहब चलाएं, जिसकी भी हुकूमत हो वो चलाए, तो तभी मामला संभलेंगे। ये जिस तरह की पॉलिसीज चेंज होती रही हैं और टेक्नोक्रेट्स को ला के बैठा दिया जाता है और हर दफा नई उम्मीद हमें दिलवाई जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसके नतीजे में यहाँ पे क्या हुआ, मोइन कुरैशी और पीछे भी आप चले जाएं, बहुत सारी यहाँ पे शख्सियात आ चुकी हैं। लेकिन जब तक हकीकी मानों में जमहूरी जो लोग हैं, सियासी जो लोग हैं, मामलात उनके हाथ में नहीं आएंगे, तो मुझे ये मामला इस तरह आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। हैदर नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि सदर असफ अली जरदारी साहब ने सोसाइटीज़ एक्ट पे साइन कर दिए, आप क्या समझते हैं कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान मामला को बेहतर हो जाएंगे? बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मुझे इजाजत दें वो मिसाके मईशत वाले सवाल का जवाब देने। जी जरूर दें। और मैं औरंगजेब साहब से आपकी प्लेटफॉर्म से मुखातिब, आपने मिसाके मईशत करना है ना। मिसाके मईशत सियासी जमातों के दरमियान नहीं होगा, मिसाके मईशत होगा अवाम और हुकूमत के दरमियान। आपको ये मिसाके मईशत अवाम के साथ करना है। आप अवाम के साथ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने ये जो FBR के जरिए जो आप रिफॉर्म्स लाने की, टैक्सेस की कोशिश कर रहे हैं, आप जरा अपने जो अरकान असम्बली हैं, जो वजीर हैं, जो आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं, सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, उनके जो टैक्स वो पे कर रहे हैं उसको तो रिलीज करें, अवाम को बताएं कि ये लोग कितना टैक्स देते हैं, जो आपके लिए फैसला साज बने हुए हैं। आपने इतनी वजारतें हैं आपके पास, उसके अंदर जो इस वक्त खर्चे हो रहे हैं, वो जो आप पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, चाहे किसी भी नाम पे बहा रहे हो, चाहे आप फॉरेन टूर्स के नाम पे बहा रहे हो, चाहे सिक्योरिटी के नाम पे बहा रहे हो, चाहे ये बड़े बड़े कॉन्वाई लेके जो चलते हैं इसके नाम पे बहा रहे हो, चाहे आपने अपने घरों में 50-50 नौकर रखे हो, इसके नाम पे वो पैसा बहा रहे हैं, इसको तो खत्म करें। आपको अवाम के साथ ये मिसाके मईशत करना होगा, अवाम को दिखाना होगा। अगर अवाम को आप ये नहीं दिखा सकते तो फिर आप भूल जाएं कोई भी मिसाके मईशत। आपको ये करप्शन खत्म करना होगी। एक एक इदारा अरबों रुपए सिर्फ करप्शन के नाम पर तबाह कर रहा है, वो किसका पैसा है? वो अवाम का पैसा है। इसलिए मिसाके मईशत अवाम के साथ करना होगी। अगर आप नहीं कर सकते अवाम के साथ मिसाके मईशत, तो आप भूल जाएं किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी मिसाक कर सकते। ठीक, मौलाना साहब की आपने बात की जी, मौलाना साहब के साथ हालात पहले भी बेहतर थे, ये एक उनका एतराज था जो पूरा हो गया, और इंशाल्लाह आइंदा मौलाना साहब के साथ ताल्लुकात, जरदारी साहब वो शख्सियत हैं जिनके सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रहते हैं, उनको पता है ताल्लुकात बेहतर लेके कैसे चलना है। वो सियासत में इख्तिलाफ नहीं करते, वो सियासत में दोस्ती करते हैं, इफ़हाम करते हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। ये उनकी सियासी तारीख गवाह है। जी काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि कुरम एजेंसी के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि जो जिरगा हुआ है वो कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका, कोई नतीजा नहीं निकल सका, तो आप क्या समझते हैं वहाँ पे अब क्या सूरत हाल होगी, उसका हल क्या है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी हमारी बदकिस्मती है। इसमें सूबाई हुकूमत का किरदार भी है, वफाकी हुकूमत का किरदार भी है। इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। वो चंद किलोमीटर की रोड है, वो हमसे खोली नहीं जा रही, उसके ऊपर हम जरगे कर रहे हैं, और फिर हम जो है कहते हैं कि जी हम एक बहुत बड़ी ताकत है, और हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो अपने बंदे लेके, अपना ग्रुप लेके, अपने कारकुन को लेके कंटेनर हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच जाती है, लेकिन उनसे कुरम नहीं जाया जाता। इसी तरह वफाकी हुकूमत जो है वो पूरा इस्लामाबाद सील कर देती है कि जनाब इधर कोई नहीं घुस सकता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक अलमिया है, इसको हल करने की जरूरत है, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और इसमें मुझे सूबाई हुकूमत की कोताही बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। अली अमीन की हुकूमत की, उनका जिस किस्म का एटीट्यूड है वो भी सबके सामने है, और फिर जो वफाक का एटीट्यूड है वो भी सबके सामने है। देखिए, हमारे मुल्क के कुछ हालात ऐसे हैं कि आपको उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, सियासत को और सिक्योरिटी को अलहदा करें और इन मामलात को जरा संजीदगी से लें, सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी, और इस मसले को हल करें।
नकवी साहब, अब ज़रा 2024 की तरफ आ जाते हैं। 2024 ख़त्म होने को आ गया। आप क्या समझते हैं इस पूरे साल में सियासी हवाले से हमने क्या खोया और क्या पाया? जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। इजाजत दें मैं कुर्रम पे थोड़ी सी बात कर लूँ। बड़ा जरूर करें। पहली चीज तो ये है कि कौमी असम्बली में जरूर इस पे बात होना चाहिए, कौमी असम्बली के फ्लोर पे इस पे बात होना चाहिए। देखें, सिंध में कच्चे के डाकुओं का मसला हुआ था तो सिंध हुकूमत को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये आपकी नाअहली है, और ये सारे वही लोग थे जो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं या दूसरी जगह बैठे हैं। अब ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बदतरीन नाअहली है कुर्रम में जो कुछ हो रहा है। सब मजे की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कोई सवाल नहीं कर रहा, दूसरे लोगों से सवाल किया जा रहा है कुर्रम के लिए, दूसरे लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे लोगों को परेशानी में डाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी से कोई सवाल नहीं हो रहा। जब तक आप कुर्रम का मसला हल कराने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सख्ती के साथ ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। आपने 2024 की बात की तो 2024 मैं समझता हूँ 2023 से एक बेहतर साल रहा। हमने यहाँ पर 2024 में बड़ी ऐसी कामयाबियां देखी जो पिछले साल नामुमकिन थी, जिसमें सबसे बड़ी बात आपकी जो डॉलर का रेट है वो स्टेबल हो गया, वरना जिस तेजी से वो ऊपर जा रहा था। उसके बाद आपका जो महंगाई बढ़ने का जो रेशो है वो बहुत तेजी से कम आया, आपकी शरह सूद कम हो गई, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चली गई। तो जाहिर है रियासतों को तो ऐसे ही देखा जाता है कि वो माशी तौर पे कहाँ खड़ी हैं। तो 2024 इस हवाले से बहुत बेहतर रहा। पीटीआई इंशाल्लाह, मुझे यकीन है ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा तो ये भी 2024 के ही खाते में लिखा जाएगा और ये एक अच्छा साल साबित होगा इंशाल्लाह। जी काज़मी साहब, आप भी मुतमिन हैं हैदर नकवी साहब की इस बात से, वो मुत्तफिक हैं कि जो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई 2023 के मुकाबले? इमरान भाई, मसला ये है हम तो अपनी ज़ात से मुतमईन नहीं है तो हालात से कैसे मुतमईन हो। इशू ये है कि देखें, जो नकवी साहब ने फरमाया बिल्कुल बहुत सारी पॉजिटिव उन्होंने गिनवाए और मैं बिल्कुल उसको नहीं जुटलाता, वो बिल्कुल वैसी चीज़ें। लेकिन एज ए जो मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, सियासत को देखता हूँ, हम सियासत पे रिपोर्ट करते हैं। मुझे 2024 एक तारीख साल लगा आइन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। जो फरवरी के इलेक्शन में हुआ उससे पहले काजी फाइज ईसा साहब ने जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बैठ के करोड़ों लोगों का जमहूरी राइट जिस तरीके से छीना, बल्ले का निशान एक सियासी जमात से नहीं छीना गया, वोटर्स को वहां पे डिसफ्रेंचाइज किया गया। उसके बाद इस मुल्क में जिस किस्म की कानून साजी हुई कि जलसा जुलूस करोगे तो 10 साल की सजा मिल जाएगी, आप हमारी मर्जी के बगैर ये नहीं कर सकते। फिर बार बार दफा 144 का निफाज, आपका पीसफुल जो असेंबली का राइट है उसको जिस तरीके से कर्टेल किया गया। फिर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह अदलिया के ऊपर शब खून मारा गया, आपने अदलिया को एक तरह से इंतजामिया के मातहत कर दिया। आज की बहस में अदलिया कहीं पे मैटर ही नहीं करती कि हुकूमत को वो कुछ पूछ सकेगी। हुकूमत से का जो अक्सरियती एक कमीशन है वो बैठता है, वो जज भी लगा देता है, वो बेंच भी बना देता है, वो सब कुछ कर देता है। तो मेरे ख्याल में जमहूरी रवायात, आइन, कानून, इनके हवाले से 2024 एक तारीख साल था जो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती क्या है, इस साल के अंदर मुल्क की 2 सबसे बड़ी जमहूरी जमातों की हुकूमत थी और उनके दौर में ये सब कुछ हुआ, तो इस वजह से ज्यादा दिल दुखता है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, नकवी साहब, आपने नाज़रीन आपने हमारे दोनों तज़ियाकारों की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान में एड्स और पोलियो जैसे जो मोहलिक मर्ज़ हैं उनकी तादाद में इतना इजाफा क्यों हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में एड्स के मरीज़ों के हवाले से ये ख़बर सामने आई है कि महाना हर माह पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो एड्स का शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, पोलियो के हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले साल पूरे साल में 6 केसेस पोलियो के सामने आए थे, लेकिन इस साल ये 67 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। इस सारे हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, जो कि साबिक मामले ख़ुसूसी बराए सेहत भी रहे हैं और CEO शौकत खन्नम हस्पताल भी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है, सामने ये खबर आई कि पाकिस्तान में महाना 1000 से ज़ायद अफराद जो हैं
HIV का शिकार हो रहे हैं। तो ये क्या बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि जो इजाफी केसेस होते हैं जब भी वो रिपोर्ट हों तो पहले इस अमर का, इस मामले का ज़रूर तयन करना चाहिए कि क्या ये एडिशनल डिटेक्शन है या बेटर डिटेक्शन है। एक एस्पेक्ट ये भी मेरे जहन में है, और वो ये कि चूँकि हमारे मेडिकल सिस्टम में इसकी अवेयरनेस कुछ बेहतर है, बहुत से लोग सर्जिकल प्रोसीजर करवाने से पहले लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि इसमें जो इसकी डिटेक्शन है, इसके बारे में जो टेस्ट हो रहा है वो ज़्यादा अमूमी तौर पे हो रहा है। और एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो दीगर फैक्टर्स हो सकते हैं इसके असल फैलाव के में जो कार फरमा हैं, उनमें देखिए ये बीमारी मुख्तलिफ ज़राए से फैलती है। एक तो ये जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए है, दूसरा जो माँ से बच्चे को ट्रांसफ्यूजन है उसके ज़रिए जाती है, तीसरा ये नोसोकोमियल यानी हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में कई दफ़ा अगर कुछ कोताहियाँ हों तो उसके ज़रिए जा सकती है। उसके अलावा ये नीडल्स शेयर करने के ज़रिए जा सकती है। अगर कोई लोग सुइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की सेटिंग में हो या खुदा न खास्ता अगर कोई दवाओं का यानी जो इलिसिट ड्रग्स हैं उसके इस्तेमाल के दौरान एक शख्स दूसरे से इस्तेमाल करे दवाई, तो ये उनके ज़रिए हो सकती है। तो इसके बहुत मुख्तलिफ से ज़रिए हैं, लेकिन ये तमाम ही चीज़ें कार फरमा हो सकती हैं हमारे माशरे में। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि HIV जो है इसकी अलामात क्या हैं? क्या ये किस तरह से अंदाज़ा हो सकता है कि किसी फ़र्द को ये बीमारी लाहक है या नहीं? HIV की इब्तदाई अलामात बहुत कम होती हैं, सटल होती हैं, और कई साल तक जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको इन्फेक्शन हुई हो, उसको ख़ुद से इस चीज़ का बताना नामुमकिन होता है, क्योंकि कोई ऐसी वाज़े अलामात शुरू के टाइम में आम तौर पे नहीं होती। वक्त के साथ जब वायरस अपना असर करना शुरू कर दे और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अपने ताबे कर दे और उसको कमज़ोर कर दे, तो फिर बहुत सारी इजाफी इन्फेक्शंस जब इंसान को लगती हैं तो अलामात उनके ज़रिए होती है। ये क्या अलामात हैं? बुखार का लगातार रहना, पेट का लगातार ख़राब रहना, वज़न का कम होना, कई दफ़ा गिल्टियाँ बनना जो ठीक ना हो, जल्द में कई दफ़ा कुछ इन्फेक्शंस या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बारहा हो रही होती हैं और वो जो है इसकी वजह से हो रही हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बस जो बज़ाते ख़ुद एक डायग्नोस्टिक इलामत हो, लेकिन बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें मिल के ज़रूर ये शक डाल सकती हैं। डॉक्टर साहब, तो ऐसी सूरत में अगर ये शक हो, ख़ुसूसन जिनसी ताल्लुकात का कुछ ऐसा रहा हो मामला जिसकी वजह से आपको ये शक हो कि ये अब तक बीमारी पहुंच सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कुछ इस तरह से हुई हों, या आपका किसी ऐसे हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में आपके साथ आपकी केयर हुई हो जहां आपको मालूम हो या शक हो कि इन्फेक्शन कंट्रोल की वाज़े और अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं हैं, तो उस सूरत में ब्लड का टेस्ट करवा लेना चाहिए और फिर उसका एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है। तो बहरकैफ इब्तदाई अलामात बहुत कम होती हैं। वक्त के साथ पेट का ख़राब रहना, लगातार वज़न का कम होना, बुखार का होना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे कई दफ़ा गिल्टियाँ जो हैं जो बन रही हैं और ठीक नहीं हो रही, बगल में ख़ास तौर पे गर्दन में, तो ये वो अलामात हैं जिससे कम से कम इस तरफ ख्याल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या दुनिया भर में या किसी भी मुहज़्ज़म मुल्क में इस हवाले से इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढ लिया गया है? क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है या सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही? पहली तो बात यह है कि इस बीमारी की वैक्सीन तो नहीं, लेकिन एहतियाती तदाबीर बहरकैफ कारामद हैं। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा जहाँ तक इस बीमारी से बचने का ताल्लुक है। एहतियाती तदाबीर तो बिल्कुल 100% अहम हैं, वैक्सीन नहीं है, लेकिन वो अशख़ास जो अपने आप को इस बीमारी का रिस्क तस्वर करते हों या कुछ ऐसी सूरत हाल उनकी हो जिसमें ये रिस्क ज़्यादा हो, तो जिसको प्रेप बोलते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, यानी कुछ दवाएं लेकर इस बीमारी से बचने का कुछ तदारुक हो सकता है या ज़रिया हो सकता है बचने का। जब एक दफ़ा बीमारी लग जाए
तो इसका मुकम्मल इलाज यानी कि ऐसा इलाज जिससे यह जिस्म से निकल जाए इस वक्त दरियाफ्त नहीं हुआ। ज़्यादातर केसेस में दवाई खा के और वायरस को दबाकर इस बीमारी से कि जो मुज़िर असरात हैं उनसे बचने का बिल्कुल मौका है। ऐसी दवाइयाँ हैं जो दिन में एक दफ़ा लेनी है और वो ऐसी मौसर हैं कि वायरस को दबा देती हैं और फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ताकतवर रहती है और आपको ये जो जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं, जो मौके का ताक रख के आपके ऊपर अटैक करती हैं, फिर वो आपके ऊपर अटैक नहीं करती। इसके अलावा कुछ हिफाजती टीके हैं जो दीगर इन्फेक्शन से बचाते हैं, लेकिन बज़ाते खुद HIV के वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एड्स की बीमारी तो तेज़ी से फैल रही है, इसके साथ साथ पोलियो के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या हुकूमत जो है वो इस पे गौर नहीं करती या हुकूमत इस पे तवज्जो नहीं देती, या क्या वजह, क्यों इसमें इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है? मैं समझता हूँ जी कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी वज़ारत सेहत, चाहे वफाकी हो या सूबाई हो या शहरी सतह के ऊपर जो हमारे हस्पताल और इदारे हैं, कि वो खुदा न खास्ता इसका कंट्रोल इन बीमारियों का नहीं चाहते। आम तौर पे इसमें इंतज़ामी मनसूबाबंदी की कमी और उसकी एग्जीक्यूशन की कमी होती है। प्लान हम लोग बहुत अच्छे बना लेते हैं और कागज़ के ऊपर एक अच्छा प्लान बनाना एक बात है, लेकिन फिर उसकी मौसर इम्प्लीमेंटेशन, उनको वाकई अमली जामा पहनाना, उस प्लान को, उस ख्याल को, उस तदबीर को अमली जामा पहनाना जो है असल बात वो है। मेरे ख्याल से उसमें हम कमज़ोरी दिखाते हैं और ये नहीं कि वो कमज़ोरी लाजमी है। जब हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम डिलीवर करने पे आए या अच्छी तरह से इक़दाम करें तो उसके वाज़े मुस्बत असरात भी नज़र आते हैं, लेकिन कभी हम इसमें अगर कमी कर दें रिसोर्सेज की या उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, मिसाल देता हूँ आप कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या रिस्क्स हैं HIV के मिसाल के तौर पर। ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हैं, क्या तमाम ब्लड बैंक जो हैं उनको हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं वो जब डोनेट किया जाता है तो उसको जदीद तरीन तरीके से टेस्ट किया जाता है या नहीं। अगर वहाँ कमज़ोरी पाई जाएगी तो ज़ाहिर है फिर कई दफ़ा कुछ केसेस में जिसको ये खून लगेगा, अगर वो ऐसा है जो इन्फेक्टेड है, उसको इन्फेक्शन कर दे। इसी तरह क्या सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल जहाँ उसकी इजाज़त ना हो या जहाँ वो इंडिकेटेड ना हो कि किसी भी इक्विपमेंट को दोबारा से इस्तेमाल करना, खुसूसन सुइयाँ जो हैं उनको तो फेंक देना चाहिए, तल्फ कर देना चाहिए पहले इस्तेमाल के बाद। तो अगर उस अमल में कमज़ोरी होगी, कमी होगी, तो भी फिर रिस्क रहेगा। आखिरी बात यह है कि इन चीज़ों के बारे में ज़राए अबलाग जैसे आप बात कर रहे हैं, इस पर बात करना भी ज़रूरी है। इस मामले में लोगों को सेंसिटाइज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जो पब्लिक हेल्थ का अमल है वो आवाम की मदद के बगैर मौसर और पक्का नहीं होता। उसमें सक्सेस जो है, कामयाबी सिर्फ इसी सूरत आती है जब लोग भी उस पर शामिल हों। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पिछले साल पोलियो के 6 केसेस पूरे साल में सामने आए थे, इस दफ़ा इनकी तादाद बढ़ के 67 हो गई है। ये क्या वजह है, क्यों इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इतने पोलियो के नए केसेस क्यों सामने आ रहे हैं? मैं समझता हूँ जी कि जो हमारे यहाँ पोलियो है ये ज़रा आम एक इन्फेक्शन की निस्बत ज़रा ज़्यादा पेचीदा मामला है। इसमें पोलियो की जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन कैंपेन्स हैं उनका मुअस्सर होना, यानी वो जिन जगहों में ज़रूरत है वहाँ की जाएं और वहाँ इफ़ेक्टिवली की जाएं। वहाँ किसी किस्म का कार्रवाई सिर्फ ना की जाए बल्कि एक्चुअली कैंपेन्स हों, ये भी एक अहम इसका जुज़ है। उसके अलावा इसमें भी अवाम की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। जब पोलियो के वर्कर्स हमारे दरवाजे पे आएँ तो हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए और वो जो पोलियो के कतरे हैं, अगर घर में बच्चे उस उम्र के हैं जबकि इनको कतरे पिलाए जाने चाहिए, तो हमें ज़रूर उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उनके साथ उलझना नहीं चाहिए और इसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमारे यहाँ मोबाइल पॉपुलेशंस होती हैं जी, बहुत से हमारे शहरी हैं, सिटीजन्स हैं जो एक शहर से दूसरे जा रहे होते हैं, तो कई दफ़ा उनकी बच्चों की वैक्सीन मिस हो जाती है। तो एक मरबूत निज़ाम मौजूद भी है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा पक्का करने की भी ज़रूरत है।
साथ साथ हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अंदर अगर केसेस होंगे तो कुछ उसका भी हमें स्पिल और ओवर इफेक्ट या एक रिस्क रहता है। ज़ाहिर है 2 मुल्क एक साथ हैं तो वहाँ से भी आमदोरफ्त रहती है, और उस सूरत में भी कई दफ़ा जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं वो एक तरफ से दूसरी या कभी दूसरी से पहली तरफ आ सकते हैं, जिसके ज़रिए ये फिर पोलियो जो है इसका मर्ज फैलता है। तो इसमें बैन अल-अक़वामी कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, हमसाया मुल्कों के साथ, उनके साथ कोऑपरेशन की, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिल के ही जिनका मुकाबला किया जा सकता है। नाज़रीन, आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अवाम और हुकूमत दोनों मिल के इन मूजी अमराज से निजात पा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जाते जाते, क्योंकि 2024 का ये हमारा व्यू पॉइंट का आखिरी प्रोग्राम है, तो हम बहसीयत कौम एक क्रिकेट जो है उसके लवर के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। तो क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 2024 पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट के हवाले से कई खबरें लेके आया। पाकिस्तानी टीम को अगर हम देखें तो उसकी कारकर्दगी कभी जीत कभी हार वाली रही। आज भी पाकिस्तान को अगरचे जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच में शिकस्त हुई है, लेकिन यहाँ पे मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन हैं PCB के, उनको क्रेडिट ना देना भी नाइंसाफ़ी होगी। मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तौर पे चैम्पियंस ट्रॉफी को लेके जिस तरह एक बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पेश किया और फिर उस मौक़िफ़ को ICC से और इंडिया से मनवाया, इस पे उनका क्रेडिट बनता है। और उन्होंने चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद ये कहा था कि क्रिकेट टीम जो है उसकी बड़ी सर्जरी होगी और फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो मैचेस जीतेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिज़ल्ट आना शुरू हो गए और उम्मीद की जा सकती है कि 2025 जो है वो हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा। अब आपसे अगले साल मुलाकात होगी, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।